एज वी डिस्कस्ड इन द मॉर्निंग कि ये तुम्हारी फर्स्ट वर्कशीट थी एंड दैट इज़ व्हाट यू रियली नीड टू डू, और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो तुमको करने थे। ठीक है, अब इसमें हम कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको समझने के लिए बड़ी ज़रूरी है कि तुम अभी से उस चीज़ को दिमाग में बिठा लो। जैसे ये MCQ टाइप क्वेश्चन है और हम जानते हैं कि हर बार अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं MCQs के, तो लगभग 8 मार्क्स के होंगे ये, उसी के अकॉर्डिंग तुमको यहाँ पर करना है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो तुमको एक फैक्टर याद रखना है, दैट इज़ ओके फर्स्ट थिंग दैट read the question and mark important thing. Remember, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे जो हरकतें करते हैं वो यही करते हैं कि दे फॉरगेट टू मार्क द थिंग। जैसे यहाँ पे पूछा है द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है नॉट डिपेंड, जो डिपेंड ना करता हो किस पर, टेम्परेचर पर। जो टेम्परेचर पर डिपेंड ना करता हो उस फैक्टर के बारे में बताएं या उस चीज़ के बारे में बताएं। अब यहाँ पे दे रखा है उन्होंने मोलरिटी दे रखा है, नॉर्मलिटी दे रखा है, मोलरिटी दे रखा है और फॉर्मेलिटी दे रखा है। अब हम अगर इन चारों की बात करें, जैसे सपोज करूँ मैं मोलरिटी की बात करूँ तो M इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं नॉर्मलिटी की तो नॉर्मलिटी हो जाता है इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय वॉल्यूम वो भी इन लीटर। अगर हम बात करें मोलरिटी की तो मोलरिटी नंबर ऑफ मास और ये आ जाता है वेट। और फिर अगर हम बात करें दूसरे फैक्टर की फॉर्मेलिटी की, तो फॉर्मेलिटी में भी क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं मोलर मास, सिंपली यहाँ पे लिखते हैं गिवन मास और इसको डिवाइड करते थे। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करता हूँ कि नॉर्मली N डिवाइड बाई वॉल्यूम, यही फॉर्मूला होता है किसके बारे में, फॉर्मेलिटी के बारे में। अब अगर यहाँ पर कंडीशन देखें तो वी नो कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो इफ़ टेम्परेचर चेंज, वी नो कि यहाँ पर वॉल्यूम में भी क्या होगा, वॉल्यूम में भी चेंज होगा। और अगर वॉल्यूम में चेंज होगा तो अगर ये चीज़ बढ़ती है तो इसका मतलब जो मोलरिटी है, जो नॉर्मलिटी है और जो फॉर्मेलिटी है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। अब फॉर्मेलिटी मोलरिटी यानी कि मोलरिटी नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी के बीच में जो रिलेशन है वॉल्यूम के साथ वो इन्वर्स है। तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है तो इसका मतलब है मोलरिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी डिक्रीज़ करती होंगी। तो इसका मतलब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी कैसी है, डिपेंडेंट है। लेकिन जो मास होता है, गिवन मास इन kg, दैट इज़ नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि मास जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए जब टेम्परेचर चेंज होगा तो मास के ऊपर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। तो इन दोनों ही कंडीशन में मास जो रहेगा हमारा इंडिपेंडेंट रहेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए मोलरिटी। दैट फैक्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर गेटिंग इनटू द सिचुएशन। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड में होगी क्या। तो हेनरीज लॉ कहता क्या है, हेनरीज लॉ यही तो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि P प्रोपोर्शनल टू होता है x के, और x क्या है यहाँ पर, वो सॉल्युबिलिटी है। ठीक, तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ऑफकोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है, तो 2 वाला पॉइंट सही है। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर नहीं, ये भी गलत है। ठीक, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ठीक, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आती हैं हमारी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको पता होना चाहिए भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं कौन सी। तो ये किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, ये कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी आ रही हैं इसके अंदर, हमको पता है 4 प्रॉपर्टीज़ हैं हमने जो डिस्कस करनी है। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगली है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और तीसरी आती है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑलराइट, तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने कौन कौन सी दे रखी है, सरफेस टेंशन नहीं होती है, विस्कोसिटी नहीं होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं होती। तो इस तरीके से तुम इसको अप्रोच कर सकते हो या फिर कर सकते थे अगर आप कोशिश करते तो। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बताओ, कह रहे यूनिट ऑफ मोलैलिटी बताओ। ठीक, यही होता है ना मोलैलिटी। ऊपर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में, ऑफ कोर्स केजी में। ठीक है, कर लेते हैं इसको। नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज़ करते हैं हम मोल, और मास के लिए यूज़ करते हैं केजी, यानी कि यूनिट होनी चाहिए मोल केजी इनवर्स। देखते हैं, मोल पर लीटर नहीं होगी, मोल केजी इनवर्स ये इसी वाली है। ग्राम स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं और ग्राम केजी ये वैसे ही स्ट्रेंथ के लिए आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स लुक एट इट। क्वेश्चन नंबर 5 सेज कि भाई एक आइडियल सोल्यूशन ओवे करता है कौन से। अब जब हम बात करते हैं सोल्यूशंस की तो सोल्यूशन 2 तरह के होते हैं जनरली। ठीक है, एक सोल्यूशन होते हैं आइडियल सोल्यूशन और एक सोल्यूशन होते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक, जो तुम्हारे आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो ओवे करते हैं रॉल्स लॉ, और जो तुम्हारे नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो डिस ओवे कर देते हैं रॉल्स लॉ। ठीक, रिमेंबर यहाँ पे इस चीज़ को तुम्हें ध्यान देना है। अब यहाँ बोला है कि आइडियल सोल्यूशन ओवे करते हैं, किसको ओवे करते हैं, तो ऑफकोर्स रॉल्स लॉ को करते हैं। इन्होंने क्या किया है, रॉल्स लॉ ओनली एट लो कंसनट्रेशन, नहीं, गलत हो गया ये भी। फिर कह रहे हैं रॉल्स लॉ एट ऑल कंसनट्रेशन, ऑफकोर्स तीसरा वाला सभी कंसनट्रेशन पर। ठीक, तो याद रखना एट ऑल कंसनट्रेशन, दैट्स इट। ठीक है, इतना याद रखना है तुमको। अब बात करते हैं हम असर्शन रीजन के बारे में। ये हृदय तुम्हारा वाला है 6 क्वेश्चन नंबर। कह रहे हैं कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। कह रहे हैं इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट, ये बात भी सही है कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है पहले तो, और बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा कि तुम्हारा असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और जो तुम्हारा असर्शन रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अगले पे आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहे हैं NaCl solutions shows a higher boiling point than the pure water
पॉइंट देन द प्योर वाटर। NaCl सोल्यूशन जो होते हैं वो हायर बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं प्योर वाटर के कंपेयर में। रीज़न क्या है? एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लोअर्स द वेपर प्रेशर, कि जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो जैसे पहली बारी तो ये तो ट्रू था, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ जाता, मतलब घट जाता है। ये बात भी क्या है? सही है। तो ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं बिकॉज क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 7 का भी ए ही करेक्ट है। ठीक, दोनों चीज़ों को उसने बता दिया है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं अभी। कह रहे हैं कि द मोलरिटी इज़ प्रेफर्ड ओवर मोलरिटी इन ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेशन के अंदर जो मोलरिटी होती है ना वो प्रेफर की जाती है मोलरिटी पर। रीज़न है टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि हम जानते हैं ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दैट्स वाई यहाँ पर हम इसको सही मानेंगे, ट्रू, कि हाँ ऑफ कोर्स वी प्रेफर। फिर है मोलरिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये बात भी सही है, मोलरिटी क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, बिकॉज क्योंकि जो मोलरिटी है इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर। तो इसका 8 वाले का भी क्या हो जाएगा? क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो ये भी ए हो जाएगा। तो आपके 8 क्वेश्चंस में सब में ए ही ए मिला है, तो ऑफकोर्स यू नीड टू बी क्लियरली अंडरस्टैंड कि यहाँ पर कहानी है क्या। सेक्शन बी में बात करेंगे। कह रहे हैं डिफाइन आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तीनों को मैं लिख देता हूँ एकदम से। आइसोटोनिक, देखो आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक, या फिर इक्वल। तो दो सोल्यूशन, कोई भी दो सोल्यूशन हो और वो दो सोल्यूशन के बीच का अगर प्रेशर, यानी कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे के बराबर हो, पाई 1 और पाई 2 इक्वल टू ईच अदर है, दैट्स मीन ये कैसा सोल्यूशन है? आइसोटोनिक है। अब बात करते हैं हम हाइपरटोनिक के। हाइपरटोनिक के केस में क्या होता है कि जैसे एक सोल्यूशन है ये और एक इसके और पास वाला सोल्यूशन है, तो इसका जो प्रेशर होगा ना, इसका P1 और ये होगा P2। तो हमेशा याद रखना, अगर P1 इज़ ग्रेटर देन P1 से मेरा मतलब है यहाँ पर पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2, तो इस कंडीशन में क्या होगा? हमेशा ये हाइपरटोनिक होगा। ठीक, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, तो कॉन्सेंट्रेशन हाई होनी चाहिए बाहर वाले की। अब बात करते हैं हाइपोटोनिक की। इस कंडीशन में कंडीशन उल्टी हो जाती है, इसकी अब लो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए और इसकी अंदर वाले की हाई होनी चाहिए। ठीक है, और जो तुम्हारा पाई होता है यानी कि पी, इसका फॉर्मूला होता है पाई CRT, यानी कि ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन पर। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑफकोर्स पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। स्टेट्स रॉल्स लॉ फॉर ए बाइनरी सोल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपोनेंट, यानी कि कोई वॉलेटाइल कंपोनेंट अगर कंटेन करता हो तो उस कंडीशन में तुम बताओ कि भाई रॉल्स लॉ क्या होगा। ठीक, तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ या सिर्फ लॉ लिख देता हूँ। तो ये होता है P टोटल इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ये रहता है रॉल्स लॉ। ठीक है, बस यही स्टेटमेंट लिखना है तुमको। फिर कहना है एक्सप्लेन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ विद वन एग्जांपल, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 11। पॉजिटिव डेविएशन कब होता है? व्हेन द इंटरमोलिकुलर interaction between solute and solvent molecules is less than intermolecular interaction
बिटवीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल द सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन। ऑलराइट, तो वो क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। एग्जाम्पल है इसका वाटर प्लस एल्कोहल। ठीक, और एग्जाम्पल लेना है तो CS2 प्लस CCHCl3। ठीक, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे हैं सोल्यूशन कंटेन्स 2 मोल्स और जो वाटर के हैं 3 मोल्स है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन। तो तुमको मोल फ्रैक्शन निकालना था इसमें, तो याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन्होंने दे रखा है, एथेनॉल के हैं 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दिए हैं इन्होंने 3। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, ऑफ कोर्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 5। तो अगर तुम मोल फ्रैक्शन निकाल लो एथेनॉल का, तो ऊपर लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल और नीचे लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर एथेनॉल के 2 हैं और ये 5 है, यानी कि आंसर आ जाएगा 2.4। ऐसे ही अगर तुम निकालोगे वाटर का, तो वाटर का होगा 3 डिवाइड बाई 5, यानी कि आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.6 मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल। तो एथेनॉल का ये आ गया और ये आ गया। चाहो तो एक दूसरे तरीके से निकाल सकते थे, एथेनॉल प्लस वाटर इक्वल टू 1 होता है। तो अगर एथेनॉल का 0.4 है प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1 इक्वल टू, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 माइनस 0.4 दैट्स कम्स आउट टू बी 0.6। सेम आंसर आएगा, कोई ऐसी कोई ख़ास बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। मोलरिटी हम बात कर चुके हैं, मोलरिटी की बात कर चुके हैं, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये हमने अभी देखा, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो एथेनॉल, यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है, बस याद रखना है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन, यहाँ पे 1 kg आ जाएगा और यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब नॉर्मल मोलर मास, कैन आई एक्सप्लेन द अब नॉर्मल मोलर मास, हाउ इज़ वॉन्ट हैव फैक्टर रिलेटेड टू इट। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए मैं एक टॉपिक ही अलग से पढ़ाऊँगा इस पूरे को। ठीक, अब नॉर्मल केस जब आता है वो आता है जब तुम बात करते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के बारे में, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो देखो ये फॉर्मूला देखो क्वेश्चन नंबर 15 का मैं करवा चुका हूँ, लेकिन स्टिल देख लो। कह रहे हैं कितने ग्राम में, तो गिवन मास दिया है 15 ग्राम, 18 ग्राम, सॉरी 18 ग्राम। ठीक, ग्लूकोज है तो इसका मोलर मास हो जाता है 180 ग्राम पर मोल। ठीक, साथ में दिया है कितने में डिसॉल्व है, तो ये है 500 ग्राम, यानी कि BW दे रखा है उसने 500 ग्राम, कैपिटल W लिखते हैं। ठीक, कैलकुलेट द मोलरिटी, और पूछ रहा है मोलरिटी बताओ भाई। अब मोलरिटी का फॉर्मूला तुमको पहले से पता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है M इक्वल टू W/M इंटू 1000, और यहाँ पर आ जाएगा W, वो भी ग्राम में। ठीक, रख दो सारी वैल्यू, तो 18 को 18 रख दो, 118 यहाँ पे रख दो, इंटू यहाँ पे 1000 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 500। ठीक है, 1 2 3 4, इन 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, इस ज़ीरो से ये कट गया, 18 से 18 कट गया, यानी कि हमारे पास आंसर आया 1/5 और दैट इज़ इक्वल टू 0.2। ये इसका आंसर है। फिर ये कहा है हेनरीज लॉ बताओ, मेंशन एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ द हेनरीज लॉ जो डेली लाइफ में यूज़ होती हो। ठीक, तो हेनरीज लॉ मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक, जाके उस वीडियो को देख लेना, यहाँ पे तुमको पता चल जाएगा कि भाई हेनरीज लॉ क्या है, और यू ऑलरेडी मे बी यू आर अवेयर फ्रॉम दैट। और डेली एप्लीकेशंस के अंदर सोडा ड्रिंक, ठीक है,
और दूसरा बेंड्स का ले सकते हैं, एनॉक्सिया ले सकते हैं, ठीक, कुछ भी ले लो जो तुमको अच्छा लगे, एटलीस्ट डिफाइन कर दो कि हाँ भाई ये है। अब बात कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। कह रहे हैं एक्सप्लेन आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन, हमने अभी बात की थी। गिव टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल सोल्यूशन, तो आइडियल सोल्यूशन के दो करेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। आइडियल सोल्यूशन, ओके, ठीक है। तो पहला था ओवे रॉल्ड्स लॉ, ठीक है। दूसरा था कि जो इंटरेक्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में वो इक्वल टू होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में, ठीक। तीसरा था कि जो इनकी मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी है वो होती है ज़ीरो। फोर्थ है मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम होता है वो भी होता है ज़ीरो, ठीक है। तो चार तो हो गए, और कितने बढ़ाएं। फिर कह रहे हैं गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव, वन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव, वन एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव। तो पॉजिटिव का ले लो वाटर प्लस एथेनॉल, निगेटिव का ले लो फिनॉल एंड एनिलीन। ये तुम्हारे दोनों एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके और में दिया है एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो ये क्या होते हैं, दे हैव सिमिलर कंपोजिशन इन लिक्विड as well as in vapor phase, ठीक है। और they cannot be separated by fractional distillation, डिस्टिलेशन इन पे काम ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, और गिव द एग्जांपल, ठीक है। तो जैसे सपोज करो आपने मिक्स किया, हम बात करते हैं मिनिमम वाले का, तो आपने मिक्स कर दिया वाटर प्लस एथेनॉल, 95% मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एथेनॉल। मैक्सिमम में क्या हो जाए, कोई भी एसिड ले लो, वाटर प्लस एसिड, यानी कि चलो HNO3 ले लो, ठीक। तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है उनको मैक्सिमम बोल देते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है उनको मिनिमम बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये इंपॉर्टेंट है, मैं करवा चुका हूँ ये दोनों क्वेश्चन, बस मैं तुमको डेटा बताऊँगा। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में जो करना होता है वो डेटा ही निकालनी होती है। तो इसका स्मॉल w दे रखा है 9.2 ग्राम, ठीक। फिर बोल रहे हैं कि भाई जिसमें ये डिज़ोल्व किया है वो है w बराबर 90 ग्राम। फिर दे रखा है कि टोलुइन का मोलर मास दे रखा है, यानी कि इसको अगर हम, चलो इसको W1 मानते हैं, इसको W2 मानेंगे हम, क्योंकि सॉल्यूट है, और ये W1 कर लेते हैं सॉल्वेंट को। इसको W2 करेंगे 92 ग्राम पर मोल, और इसका जो M1 आएगा वो आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल। कह रहे हैं इसका प्रेशर दे रखा है उन्होंने प्योर में, यानी कि P1 नॉट हमारे पास ऑलरेडी है 750 mmHg। क्या पूछा है? पूछा तो बहुत कुछ है। कह रहे हैं पहले मोल फ्रैक्शन निकाल दो, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल दो, फिर वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन निकाल दो। तो चलो, तो इसके लिए तो तुम निकालोगे मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन के लिए तुमको सबसे पहले निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स, यानी कि N1 निकालना, फिर N2 निकालना, फिर उसके बाद क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन निकालना, तो x1 निकालना और फिर x2 निकालना। फार्मूला तुमको ऑलरेडी पता है, वही फार्मूला यूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में क्या होगा भाई, प्रेशर P1 नॉट, और ये आ जाएगा x1। तो x1 जो भी यहाँ सर आए उसकी वैल्यू रख देना। जैसे ही वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू लगभग यहाँ पर आएगी 1.25, हाँ यही आएगी, ठीक है। तो ये आ गया 750, नहीं 1.25 सब्सट्रैक्ट करके निकालनी है ना, ओके। तो ये आएगी 0.94, हाँ ये आएगी 0.94, चलो 0.94 ये वैल्यू है, ठीक है। तो यही रखना। तो 750 इंटू
0.94, जैसे मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर इसका, 7.35 या 330 इतना ही आएगा, ठीक मेरे को लग रहा है। हाँ 3 पॉइंट इतना ही बार आएगा, बार है या ATM में, इन्होंने दिया MMHG में, MMHG ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन करो, क्वेश्चन का आंसर तो निकल नहीं है, इसीलिए बनाया गया है उसको। फिर अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, कह रहे हमें कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि पाई कैलकुलेट करके दिखाओ। कितना टेम्परेचर दे रखा है 27, तो T है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कन्वर्ट कर लो कैल्विन में तो हो जाएगा 300 कैल्विन, सिंपल। फिर कह रहे हैं इतने ग्राम सुक्रोज मिलाया है, तो W आ गया हमारा कितना 3.92 ग्राम। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज का मोलर मास यानी कि M होता है इसका 342 ग्राम पर मोल। फिर ये दिया है R की वैल्यू, तो R की वैल्यू दे रखी है 0.0821, वो भी लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है तो पाई इजिकल टू होता है CRT, ये मोलरिटी है, मोलरिटी, और हम जानते हैं मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अच्छा ये वॉल्यूम दे रखा है भाई इसका, ये मिल गया 250, तो वॉल्यूम दिया है 250, वो भी किस में, ml में। ठीक है, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स, हम डायरेक्टली लिख देते हैं W डिवाइड बाय मोलर मास, यहाँ पे लिखेंगे 1000 और यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम, वो भी ml। चलो रखो ज़रा इसकी जगह पे, तो W इक्वल टू M इंटू 1000 B इन ml, और ये आ जाएगा RT। तो W दे रखा है 3.92, M दे रखा है 342, अच्छा ये 3.92 नहीं है 42 है, देख लेना मेरी आंखें ठीक से डिस्प्ले पे टिक नहीं पा रही। 3.42 इंटू 1000, नीचे लिख देना 250, यहाँ पे लिखना R की वैल्यू 0.0821 और T की वैल्यू है 300। 250 से इसे काटेंगे 4 टाइम गया, इन दो ज़ीरो को हटाओ तो ये पॉइंट कट गया, फिर ये पूरी की पूरी वैल्यू ख़त्म हो गई। ठीक है, 1000 हम काट चुके हैं, अब हमारे पास बचा क्या, ये भी कट गया है, तो हमारे पास बचा है 4 इंटू 0.0821 इंटू 3, यानी कि आंसर तुम्हारा आना चाहिए लगभग 0.987 समथिंग, जो भी है देख लेना। ठीक है, और आंसर जो आएगा वो आएगा ATM में, क्योंकि R की वैल्यू क्या थी, ATM में गिवन थी। ठीक है, हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। देखो जो भी तुमको मौका मिले, अभी तुम्हारे पास टाइम है एंड यू आर डूइंग दिस, अदरवाइज़ इसके बाद तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम सारी चीज़ों को कर पाओ। एक बार गलती कर ली है तो प्लीज़ आगे से मत करो, अच्छे से मेहनत कर लो, कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम दे लो एंड देन फाइनली गो फॉर द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।